आंटी, गीत क्या कर रही है? राहुल रोज की तरह दरवाजे से ही पूछता हुआ अंदर आया था। कमरे में होमवर्क कर रही है बेटा, तुम जाओ। जी आंटी, मैं उससे होमवर्क ही पूछने आया था। अंदर कमरे में, गीत देखा ना क्या होमवर्क मिला है आज? आज फिर से तू डायरी नहीं ले गया था क्या स्कूल में? तो राहुल अपने सर के बाल खुजलाने लगा। भूल गया था, चल दे ना। गीत की मम्मी अंदर आते हुए, दे दे बेटा, भूल गया होगा। चलो दोनों साथ बैठकर होमवर्क कर लो, मैं पकौड़े बना रही हूँ, खाकर जाना। आंटी, आपके पकौड़े तो मैं ज़रूर खाऊंगा, आप बनाती इतनी अच्छी हो। हाँ हाँ, मम्मी को मस्का लगा लिया हो तो पढ़ना शुरू करो, वरना स्कूल में बेंच पर खड़े होना पड़ेगा। ये है गीत और राहुल, दोनों चौथी क्लास में पढ़ते हैं। पर राहुल गीत से 2 साल बड़ा था। दोनों रोज़ झगड़ते हैं पर स्कूल साथ ही जाते हैं। दोनों के घर बिल्कुल सटे हुए हैं, इस कारण दोनों के परिवार वालों में भी बहुत दोस्ताना संबंध है। गीत पढ़ाई में बहुत अच्छी है और राहुल बस पास भर हो गया तो गनीमत है। दोनों में बस एक बात कॉमन है और वो है दोनों अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान है। समय गुजरने के साथ दोनों बड़े हो गए पर दोनों के झगड़े बंद नहीं हुए। हाँ, पर बचपन की तरह ही दोनों ज़्यादा देर तक एक दूसरे से नाराज़ नहीं रह पाते हैं। सुबह किसी बात पर दोनों में बोलचाल बंद हो गई, पर जैसे ही शाम हुई, कभी राहुल तो कभी गीत एक दूसरे को मना लिया करते। दोनों की मम्मियाँ कहती, कोई कह सकता है कि बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, बचपना गया नहीं दोनों का। पर इधर कुछ दिनों से गीत के स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। जैसे राहुल ने रोज़ की तरह उसके बाल खराब कर दिए, पर वो बस अपनी नज़रें झुकाकर अपने कमरे में चली गई। राहुल अपने मन में, इसे क्या हुआ, बुखार तो नहीं हो गया? राहुल गीत के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गया और उसका हाथ पकड़कर पूछा, नाराज़ हो गई क्या? नहीं, गीत ने नज़र झुकाए हुए कहा। राहुल ने अपने दूसरे हाथ से गीत का चेहरा ऊपर उठाया, पर गीत ने अपनी पलकें नहीं उठाईं। हमेशा तेज स्वर में बोलने वाली गीत का यह रूप राहुल को बड़ा प्यारा लगा। दरअसल उसे तो 2-3 साल पहले से ही गीत बहुत अच्छी लगने लगी थी, पर जानबूझकर बच्चों जैसी हरकतें करता था कि कहीं गीत उससे दूर ना हो जाए। आखिर 2 साल बड़ा जो था गीत से, 18 साल का हो गया है। राहुल और गीत को अभी अभी 16वां साल लगा था। राहुल ने गीत को रिलैक्स करने के लिए अपनी जेब से 5 स्टार चॉकलेट निकाला और उसके हाथ में रख दिया। गीत ने नज़रें उठाईं। चल ना, खाते हैं, राहुल ने कहा और गीत के साथ सोफे पर बैठ गया। ऐसे ही दोनों अपने अपने मन में एक दूसरे से प्यार करने लगे। गीत को खुद से इजहार करने में हिचक होती थी, तो राहुल की सोच ही कुछ और थी। गीत ने बीए करने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर लिया और राहुल भी नौकरी की तलाश करने लगा। बहुत मुश्किल से राहुल को एक कंपनी में नौकरी मिली, पर तनख्वाह बहुत कम थी। दोनों अब कभी कभार ही एक दूसरे से मिल पाते थे, पर संडे के दिन राहुल गीत के घर ज़रूर आता। अब इधर गीत की मम्मी पापा उसकी शादी की सोचने लगे थे और इसलिए गीत कुछ परेशान रहने लगी थी। उसने कभी कभी राहुल पर बहुत गुस्सा आता तो कभी सोचती शायद राहुल किसी और को पसंद करता है। एक दिन राहुल ऑफिस से घर आ रहा था। उस दिन सुबह से मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए शायद घर आते समय राहुल को कोई ऑटो भी नहीं मिला। आखिर राहुल पैदल ही घर के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक बाइक सड़क पर गिरी हुई है और पास ही एक इंसान घायल पड़ा है। राहुल ने करीब जाकर देखा तो उसके पांव और सिर में चोट लगी थी। उसने उससे पूछा कि वो कहाँ रहता है, अगर वो चाहे तो घर या हॉस्पिटल छोड़ दे, पर उसने बताया कि उसका घर इस जगह से बहुत दूर है। राहुल ने उसे उसकी बाइक पर संभाल कर बिठाया और पास में कोई हॉस्पिटल ले जाने की सोचने लगा। फिर सोचा पता नहीं इतनी बारिश में कोई डॉक्टर वहाँ हो या ना हो, इसलिए बाइक अपने घर की ओर मोड़ दिया। घर में राहुल की मम्मी ने उसके जख्मों को गर्म पानी से साफ किया और चोट पर हल्दी लगा दी। फिर हल्दी दूध पीने को दिया। चोट भी लगी थी और थकान भी थी, इसलिए उसे राहुल की मम्मी ने सवेरे ही खाना खिलाकर सोने के लिए कहा। जल्दी ही उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे अच्छा फील हो रहा था, पर फिर भी राहुल ने डॉक्टर को घर पर बुला लिया। इस युवक का नाम शेखर है और ये शहर के जाने माने रईस
ध्यानचंद का बेटा है। उसके मम्मी पापा दिल्ली गए हुए हैं किसी रिश्तेदार की शादी में, इसलिए राहुल की मम्मी ने उसे आज अपने घर में ही रोक लिया। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि चोट ऊपरी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की सुबह रविवार की सुबह है और जब राहुल गीत के घर नहीं आया तो गीत ही उसके घर आ गई। राहुल के कमरे में शेखर बिस्तर पर लेटा हुआ था और राहुल बाथरूम में नहाने गया था। गीत राहुल के कमरे में आई तो देखा कि राहुल बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके घुटने पर हल्दी लगी है, जैसे कि चोट पर लगाते हैं। वो ये देखकर परेशान हो गई और उसके सर पर हाथ रखकर पूछा, ये क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लग गई तुम्हें? दरअसल शेखर और राहुल की कदकाठी एक जैसी ही थी। फिर शेखर ने राहुल की टी शर्ट और हाफ पैंट पहन रखी थी और शेखर ने अपने चेहरे को अपने हाथ से ढक लिया था, खिड़की से आ रही धूप की वजह से। इसीलिए गीत को लगा कि राहुल ही है। गीत की आवाज़ सुनकर शेखर ने अपने चेहरे से अपने हाथ हटाए। उस समय गीत शेखर के चेहरे पर झुकी हुई थी। शेखर ने गीत को देखा तो जैसे देखता ही रह गया। बड़ी बड़ी काली आँखें जो बगैर काजल के ही सम्मोहित कर दें, नाक में छोटी सी लौंग और बगैर लिपस्टिक के गुलाबी होंठ। गीत ने राहुल की जगह किसी और को देखा तो हड़बड़ाते हुए पीछे हटने लगी और उसका दुपट्टा शेखर की घड़ी में उलझ गया और उसे दुपट्टा छुड़ाने के लिए रुकना पड़ा। जल्दी में दुपट्टा नहीं निकल रहा था, इसलिए शेखर ने अपनी घड़ी ही खोल दी और गीत ने ध्यान नहीं दिया और शेखर की घड़ी गीत के दुपट्टे में ही रह गई। शेखर का इस तरह देखना गीत को अजीब लगा था, इसलिए वो राहुल से मिले बिना ही अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद राहुल बाथरूम से निकला तो शेखर से, अभी गीत आई थी क्या? कौन गीत? पूछा। अरे मैं भी ना, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो पहली बार मेरे घर आए हो। गीत मेरी बचपन की दोस्त है और मेरे साथ वाले घर में रहती है। हाँ, अभी एक लड़की आई तो थी पर मुझे देखकर वापस चली गई और मेरा दिल भी साथ ले गई, शेखर ने अपने मन में कहा। शाम तक शेखर को अच्छा फील हो रहा था, फिर भी राहुल की माँ ने उसे रोक लिया कि कल सुबह राहुल के साथ ही निकल जाना। वो ऑफिस चला जाएगा और तुम्हें बाइक नहीं चलानी पड़ेगी। अभी चोट ताज़ा है, कुछ दिन बाइक मत चलाओ बेटा। शेखर ने उसकी बात मान ली कि क्या पता गीत से सुबह मुलाकात हो जाए। गीत अपने घर आकर सीधे अपने कमरे में आ गई और अपनी सांसों को संयत किया। फिर कुछ देर बाद राहुल को मैसेज किया, क्या कर रहे हो? फिर थोड़ी देर तक राहुल की रिप्लाई करने का इंतज़ार किया, पर शायद राहुल कुछ ज़्यादा ही बिजी था, इसलिए गीत ने भी मोबाइल चार्जर में लगा दिया और मम्मी की हेल्प करने किचन में आ गई। थोड़ी थोड़ी देर में गीत कभी मोबाइल को तो कभी दरवाजे की ओर ध्यान लगा रही थी, पर राहुल जाने कहाँ गायब था। सुबह से शाम हो गई थी। अब गीत को खुद पर गुस्सा आने लगा। सोचने लगी कि मैं पागल हूँ जो उसे इतना प्यार करती हूँ, और एक राहुल है जिसे मेरी कोई फिक्र नहीं। अब वो फ़ोन भी करेगा तो मुझसे उसे बात नहीं करनी। और ये सोचकर गीत ने अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर कर दिया। पूरे दिन राहुल बिजी था, कभी डॉक्टर का आकर शेखर को देखना, फिर मार्केट से दवाइयाँ खरीदने जाना, और जब बैठा कि थोड़ी देर गीत से बात कर लूँ तो देखा कि मोबाइल चार्ज ही नहीं है। और फिर जब दोबारा ध्यान आया तो गीत को कॉल करने लगा, पर अब गीत फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। राहुल भी दिन भर की भाग दौड़ से थक गया था, इसलिए जल्दी ही सो गया कि अब कल बात करेगा गीत से। सुबह गीत की आँख खुली तो उसने अपने मोबाइल पर राहुल के 10 मिस्ड कॉल देखे और देखकर खुश हो गई। फिर जैसे ही बिस्तर से उतरने के लिए पाँव नीचे किया तो शेखर की घड़ी ज़मीन पर गिरी हुई थी। गीत ने उसे अपने हाथ में उठाया तो कल की बातें याद आ गईं। गीत सोचने लगी कि घड़ी तो लौटानी चाहिए, पर पता नहीं जिसकी है वो चला गया हो। खैर, अगर चला गया होगा तो राहुल को दे दूँगी, वो दे देगा जिसकी भी है। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। कुछ देर बाद गीत तैयार होकर राहुल के घर गई और सोचा घड़ी राहुल के कमरे में टेबल पर रख देती हूँ, फिर मेरा काम खत्म।
आंटी शायद किचन में थीं, अंकल सोफे पर बैठे थे, इसलिए गीत सीधे राहुल के कमरे के पास चली गई और झांक कर अंदर देखा तो कमरा खाली था। इसलिए गीत अंदर चली गई और घड़ी टेबल पर रखकर जाने के लिए मुड़ी, पर सामने से आ रहे शेखर से टकरा गई। शेखर ने हड़बड़ाते हुए गीत को कंधों से थाम लिया। गीत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शेखर ने उसे ऐसे देखा तो जल्दी से खुद को उससे अलग किया और बाथरूम में घुस गया। गीत को बहुत शर्म आ रही थी कि एक अनजान इंसान उसके इतने नज़दीक था। उसका मन नहीं किया कि अभी राहुल को फेस करने का, इसलिए वो अपने घर जाने लगी तो अंकल ने टोका, क्या बात है बेटा, अभी आई और अभी जा रही हैं? वो अंकल, राहुल शायद बाथरूम में है इसलिए, और जल्दी से बिना अंकल को देखे जल्दी से बाहर निकल आई। तभी राहुल छत से नीचे उतरा और पूछा, पापा, अभी गीत की आवाज़ आई थी? हाँ बेटा, पर वो चली गई। ओह, कल भी आई थी तो मिल नहीं पाया और आज फिर बिना मिले ही चली गई। अब तो शाम में ही वक्त मिलेगा, ऑफिस के लिए भी निकलना है। थोड़ी देर बाद राहुल और शेखर साथ में नाश्ता कर रहे थे और राहुल की मम्मी बोल रही थी, बेटा कभी कभी आना मिलने। जी आंटी, ज़रूर आऊँगा। अब तो राहुल से मेरी दोस्ती हो गई है और फिर आपने मेरा इतना ख्याल रखा है, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता। राहुल ने शेखर को उसके घर छोड़ दिया और शेखर ने अपने ड्राइवर से उसे उसके ऑफिस छोड़कर आने को बोल दिया। अपने घर आकर शेखर का मन बहुत व्यथित था। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखने लगा, गीत से मिलकर ऐसा लगा जैसे वो बस मेरे लिए ही बनी है। ऐसा लगता है उसे सारी दुनिया से छुपाकर। और शेखर की आंखों से आंसू की एक बूंद गिरकर डायरी के पन्ने में जज्ब हो गई। शेखर ने डायरी बंद कर दिया और तकिए से सिर टेक कर लेट गया। उसी दिन शाम में राहुल गीत के पास छत पर बैठा था और दोनों चॉकलेट खा रहे थे। राहुल ने शेखर से मिलने और उसके एक्सीडेंट के बारे में गीत को एक एक बात बताई। थोड़ी देर बाद गीत उकता गई और बोली, बस राहुल, बंद करो ये शेखर शेखर की माला जपना। इतना अमीर है, पैसे वाला है, फिर भी कोई घमंड नहीं। पता भी है मैं 2 दिन कितना परेशान थी तुमसे मिले बिना। आगे की बात गीत ने अपने होठों में दबा लिया। क्या कह रही थी तुम? राहुल ने गीत का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। गीत ने शर्माकर अपनी नज़रें झुका लीं। राहुल ने कुछ कहना चाहा कि गीत की मम्मी ने आवाज़ लगाई, गीत, पकौड़े बना दिए हैं, आकर ले जा बेटा। जी मम्मी, आती हूँ, गीत ने कहा और राहुल से अपना हाथ छुड़ाकर नीचे चली गई। राहुल भी गीत के पीछे पीछे नीचे उतर गया। 2 दिन बाद शेखर के पापा मम्मी आ गए थे और शेखर की मम्मी अपने बेटे की चोट देखकर परेशान हो गईं। अरे मम्मी, मामूली सी चोट है, आप क्यों चिंता कर रही हैं? फिर शेखर ने राहुल के बारे में अपनी मम्मी को बताया और उसकी मम्मी के बारे में भी कि उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। शेखर नहाने गया था जब उसकी मम्मी उसके कमरे में आई और उसके बेड की चादर ठीक करने लगी थी कि उनकी नज़र बेड पर पड़ी डायरी पर गई। कुछ सोचकर वो डायरी पढ़ने लगी। शाम में उन्होंने शेखर के पापा को शेखर की डायरी में लिखी बात बताई। थोड़ी देर बाद शेखर घर आया तो दोनों ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि हम दोनों राहुल और उसकी फैमिली से मिलना चाहते हैं। हाँ मम्मी, मैं भी चाहता हूँ कि आप उनसे मिलो। चलिए ना, अभी चलते हैं। अभी तो 5 ही बजे हैं। शेखर का मन सोच रहा था कि क्या पता गीत से मुलाकात हो जाए, इसलिए जल्दी से जाना चाहता था कि क्या पता ज़्यादा शाम हो गई तो गीत से मुलाकात ना हो। 1 घंटे बाद शेखर अपनी मम्मी पापा के साथ राहुल के घर में राहुल की मम्मी पापा के साथ बैठकर बातें कर रहा था। सब साथ में चाय नाश्ता कर रहे थे। तभी राहुल और गीत दोनों साथ साथ अंदर आए। शेखर ने गीत को देखा तो थोड़ी देर पलकें झुकाना भूल गया। शेखर गीत को बहुत प्यार से देख रहा था। राहुल ने शेखर और उसके मम्मी पापा को अपने घर में देखा तो आगे बढ़कर शेखर की मम्मी पापा के हाथ जोड़कर प्रणाम किया, तो उसके साथ गीत ने भी सबको प्रणाम किया। शेखर की मम्मी ने गीत के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बड़ी प्यारी बच्ची है, ये कौन है बहन जी? जी, हमारे साथ वाले घर में रहती है बहन जी, गीत नाम है इसका। राहुल और गीत दोनों बचपन से दोस्त हैं। दोनों कितना भी लड़े झगड़ें, फिर जल्दी ही दोस्ती हो जाती है दोनों में। आप भी ना मम्मी,
कुछ भी बोलने लगती हैं। राहुल ने अपनी मम्मी को टोका। फिर शेखर को कहा, चल ना, हम छत पर चलते हैं। छत पर तीनों आ गए तो बोल सिर्फ राहुल ही रहा था। गीत चुपचाप अपने पाँव के अंगूठे को निहारने में लगी थी और शेखर राहुल की बातों को सुनकर बस हाँ ना में जवाब दे रहा था। उसकी नज़र तो गीत पर थी, पर राहुल पास में था, इसलिए नज़रें बचाकर देख रहा था। थोड़ी देर बाद शेखर के पापा ने आवाज़ दी, बेटा चलो, अब बहुत देर हो जाएगी, घर चलते हैं। जाते समय उन्होंने राहुल को कहा, बेटा किसी दिन आना हमारे घर अपने मम्मी पापा को लेकर। जी अंकल। उसी दिन रात में शेखर अपने पापा से बोल रहा था, पापा राहुल को आप अपने ऑफिस में नौकरी दे सकते हैं। क्यों, क्या बात है बेटा, वो तो नौकरी करता ही है ना। हाँ पापा, और उसकी सैलरी बहुत कम है, इसलिए वो बहुत परेशान रहता है। मेरे बेटे को जिस बात से खुशी मिलेगी वो मैं ज़रूर करूँगा। सच पापा। हाँ बेटा, तुम उसे कल सुबह ही अपने ऑफिस बुला लो। एक नई बिल्डिंग बनाने का काम शुरू होने वाला है। उसे देखने के लिए मैनेजर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। थैंक्स पापा। फिर शेखर अपने कमरे में बैठकर राहुल को मैसेज कर रहा था। राहुल भी अभी सोया नहीं था। उसने शेखर का मैसेज पढ़ा, सुबह 9 बजे मेरे घर आ जाना। मैंने पापा से तुम्हारी जॉब के लिए कहा है, एक मैनेजर की पोस्ट खाली है। राहुल मैसेज पढ़कर बहुत खुश हुआ और उसी समय शेखर से फ़ोन पर बात की। सुबह 9 बजे राहुल शेखर के घर आ गया था। शेखर और उसके पापा भी नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे। शेखर ने राहुल को अपने साथ कार में बिठा लिया। ऑफिस में राहुल को उसका काम समझा दिया गया। काम कुछ खास नहीं था, पर सैलरी 50,000 रुपये मंथली थी, जो कि शेखर की मेहरबानी से ही थी। पर जो भी हो, अब राहुल बहुत खुश था और शाम को घर आते समय सोच रहा था कि आज गीत से अपने प्यार का इजहार करेगा। ख्यालों में वो गीत का शर्म से लाल चेहरा महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि अब वो अपनी मम्मी को कहेगा कि गीत की मम्मी से शादी की बात करे। राहुल खुशी खुशी अपने घर आया और फ्रेश होकर गीत के घर पहुंच गया। गीत के घर में एक मुश्किल आ गई थी। गीत के पापा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसके पापा का पैर फ्रैक्चर हो गया था और सर पर भी थोड़ी चोट आई थी। अब अंकल की ऐसी हालत में राहुल अपने प्यार का इजहार कैसे कर सकता था, इसीलिए थोड़ी देर अंकल के पास बैठकर अपने घर आ गया। आज रात राहुल को बहुत अच्छी नींद आने वाली थी। उधर शेखर गहरी नींद में सोया था कि कोई ख्वाब देखकर उसकी नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो मीलों चला हो। उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी और प्यास भी लगी थी। शेखर ने पानी पीने के लिए जग उठाया, पर उसमें पानी नहीं था। जग पूरा खाली था, इसीलिए वो किचन में पानी लेने गया। शेखर ने फ्रिज से पानी का बॉटल निकाला और एक सांस में पीने लगा, जैसे कि अपने मन की बेचैनी को ठंडे पानी से दूर करना चाहता हो। ठंडे पानी की वजह से उसे खांसी होने लगी और वो खांसते खांसते वहीं किचन में फर्श पर बैठ गया। शेखर के खांसने से उसकी मम्मी की नींद खुल गई और वो भागकर उसके पास आईं और उसके सीने और पीठ को सहलाने लगीं। कुछ देर में उसकी खांसी रुकी तो वो रोने लगा। उसकी मम्मी ने उसे गले लगा लिया। क्यों माँ, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो भगवान ने मुझे आप और पापा जैसे अच्छे माता पिता दिए। रुपए पैसे इतना कि जो कहूँ मुझे मिल जाए, पर ज़िंदगी ही नहीं दी। बस 6 महीने तक की मोहलत दी है, पर मैं तो जीना चाहता हूँ माँ। दुनिया की खूबसूरती में खुलकर सांस लेना चाहता हूँ। गीत के साथ नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। हाँ माँ, मैं बहुत पसंद करता हूँ गीत को, बहुत। शेखर के पापा ने देखा कि बहुत देर हो गई तो वो भी वहीं आ गए कि कहीं शेखर की तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई। उन्होंने शेखर की बात सुनी तो उसके करीब आ गए और उसे गले लगा लिया। तुमने कभी कोई गलत काम नहीं किया बेटा। देखना, तुम्हारे दिल का ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे। दरअसल शेखर के दिल में जन्म से ही 2 छेद हैं, इसीलिए उसके ऑपरेशन में बहुत मुश्किल है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होने में के चांसेस बस 10% हैं। बचपन से ही शेखर दवाइयों पर निर्भर है और अब तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, पर साथ में ये भी कहा है कि बचने के चांसेस बहुत कम हैं।
इसीलिए शेखर ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है कि कम से कम 6 महीने तो ज़िंदगी जी ले। शेखर की मम्मी पापा पता नहीं कितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाकर अपने बेटे की ज़िंदगी की फरियाद लेकर आते हैं। और तो और बहुत सारे अनाथ आश्रम में पैसा डोनेट करते हैं कि शायद भगवान उनके बेटे की ज़िंदगी बख्श दे। शेखर के पापा ने उसे संभाला और फिर उसे कमरे में लेकर गए। ध्यानचंद जी अपने बेटे को सुलाकर आ गए थे, पर उनकी आंखों की नींद उड़ गई थी। उन्हें अपने बेटे को बचाने के लिए एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी, गीत के रूप में, और वो अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए कोई राह तलाशने की कोशिश कर रहे थे, जिससे गीत उनके बेटे की ज़िंदगी में आ जाए और उसमें अपनी मौत से लड़ने की उम्मीद जागे। ध्यानचंद को महसूस हो रहा था कि गीत ऑपरेशन के 10% चांसेस को 100% में बदल सकती है, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो कम से कम बेटे की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश तो ज़रूर पूरी हो जाएगी। यह सब सोचते हुए उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। दूसरे दिन ऑफिस में ध्यानचंद जी ने राहुल को अपने पास बुलाया और उसे एक बाइक की चाबी दी। राहुल ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उन्हें देखा तो वो बोले, रख लो बेटा, तुम्हारे लिए है। ऑफिस में आने जाने में आसानी हो जाएगी तुम्हें। तुमने जो मेरे बेटे की ज़िंदगी बचाई है उसके आगे कीमत कुछ भी नहीं है। राहुल ने फिर मुस्कुराते हुए चाबी रख ली। अब राहुल बहुत खुश था। अच्छी नौकरी, खुद की बाइक, उसका मन कर रहा था जल्दी से गीत को अपनी कामयाबी की बात बताए, पर अभी ऑफिस में काम करना भी ज़रूरी था, इसलिए शांति से अपने काम करने लगा। 2 दिन बाद ध्यानचंद जी ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। राहुल बड़ी खुशी से उनके पास गया। ध्यानचंद जी किसी सोच में डूबे हुए थे, तो उसने आवाज़ दी, तो सर आपने मुझे बुलाया था? बेटा बैठ जाओ, दरअसल मैं आज बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? पता नहीं बेटा तुम क्या सोचोगे, पर 5 महीने बाद शेखर का ऑपरेशन है अमेरिका में। तब हमें ऑफिस के संभालने के लिए किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जिस पर मुझे भरोसा हो। पर शेखर को क्या हुआ? जन्म से ही उसके दिल में छेद हैं, वो भी 2-2। इतने दिनों से वो दवाइयों के सहारे पर जिंदा है, पर अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो करवा लीजिए ना अंकल, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं ऑफिस का ध्यान रखूँगा। आप शेखर को लेकर अमेरिका चले जाइए। तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, इतना आसान होता ऑपरेशन तो मुझे अपने बेटे से ज़्यादा पैसे प्यारे नहीं हैं। सब कुछ बंद कर चला गया होता अमेरिका। मगर ध्यानचंद जी ने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि कोई मिलने आया था। प्यून ने नॉक किया और अंदर आकर बताया। ध्यानचंद जी ने उसे भेजने के लिए कहा। एक आदमी अंदर आया और उसने एक लिफाफा ध्यानचंद जी को दिया, और उन्होंने भी उसे एक लिफाफा दिया। फिर वो चला गया। उसके जाने के बाद राहुल ने कहा, सर आप कुछ कह रहे थे? हाँ बेटा, बस एक ख्वाहिश है कि अपने बेटे के सर पर सेहरा सजा हुआ देखूं। ध्यानचंद जी ने थोड़ा उदास होकर कहा था। सर तो आपने शेखर की शादी क्यों नहीं करवाई? मेरा मतलब 2-4 साल पहले ही करवा देते उससे, तो कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाती। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं और तुम्हारी आंटी कब से यही चाहते हैं कि शेखर की शादी कर दें, कि कम से कम एक बारिश तो हो हमारे बाद। पर क्या अंकल? राहुल ने ध्यानचंद जी के रुकने पर तुरंत टोका। उसे शायद सारी बातें जानने की उत्सुकता हो गई थी, पर शेखर हर बात लड़की के परिवार वालों को बता देता है अपनी बीमारी के बारे में। ये तो है अंकल, इतनी बड़ी बात छुपाना भी मुश्किल है, पर कितने लोग अपनी गरीबी की वजह से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है तुम्हारी बात बेटा, लेकिन एक परिवार वाले तो अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार भी हो गए थे, पर शेखर ने उनकी बेटी को जाने क्या कहा कि वो शादी के लिए तैयार ही नहीं हुए। अब तो हार गया हूँ। मैंने फिर भी अपनी कोशिश को नहीं छोड़ा है। अभी तुमने देखा ना, एक आदमी लिफाफा देकर गया है, उसमें कुछ लड़कियों की तस्वीर है जो गरीब परिवार से हैं। ध्यानचंद जी की बात सुनकर राहुल कुछ सोचने लगा कि ध्यानचंद जी ने उसे टोका। जाओ बेटा, बहुत शाम हो गई है, ऑफिस आवर तो कब का ख़त्म हो गया है,
फिर भी तुमने मेरी बात सुनी। अब मेरा मन भी हल्का महसूस हो रहा है। तुम अपने घर जाओ। जी अंकल, जाता हूँ, पर मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। आपके लिए कुछ भी करना मुझे अच्छा लगेगा। राहुल अपने घर आ तो गया था, पर उसका मन ध्यानचंद जी की बातों में ही उलझा हुआ था। उसकी मम्मी उसके लिए चाय लेकर आई थीं। उसे सोच में डूबे देखा तो उसके करीब आकर बैठ गईं और पूछा, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहा है। काम का लोड बढ़ गया है या फिर कोई और बात है। नहीं माँ, काम की कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही सोच रहा था कि कितना अच्छा होता कि मेरे पास भी शेखर की तरह बड़ी गाड़ी होती, बंगला होता तो कितना अच्छा होता, है ना माँ। बोलते बोलते राहुल ने अपनी मम्मी की ओर देखा। राहुल की मम्मी ने उसके सिर में चपत लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब तो तेरी सैलरी भी अच्छी हो गई है और ख़ुद की बाइक भी है। तेरे पास एक दिन तेरे सपने ज़रूर पूरे होंगे। बस मेहनत और लगन से अपने काम कर तू। अब सोचना बंद कर और चाय पी ले, वरना ठंडी हो जाएगी। तब राहुल ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उठा लिया। दूसरे दिन ऑफिस में राहुल ऑफिस से घर आने के लिए निकल ही रहा था कि वही आदमी अंदर जा रहा था जो कि कल ध्यानचंद जी को एक लिफाफा देकर गया था। राहुल के मन में कुतूहल हुआ कि आज फिर ये क्यों आया है, इसलिए वो वापस ऑफिस में अंदर आया कि पता तो चले वजह क्या है। इस वक्त ऑफिस में कोई और वर्कर नहीं था, केवल वॉचमैन और चपरासी ही थे। ध्यानचंद जी अपने केबिन में बैठकर शायद इसी आदमी के आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो सीधे उनके केबिन में अंदर चला गया था। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकला तो राहुल ने दरवाज़ा नॉक किया। ध्यानचंद जी ने उसे अंदर बुलाया। क्या बात है राहुल, तुम अभी तक घर नहीं गए, कुछ कहना था क्या? जी सर, मैं बैठ जाऊं? हाँ हाँ बैठो। सर, मैंने जब से शेखर के बारे में सुना, उसके बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। काश मैं आपकी हेल्प कर पाता सर। राहुल, एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। कौन सी सर? याद है तुम्हें, मैं तुम्हारे घर आया था तो तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी। हाँ सर, बिल्कुल याद है। वो लड़की मेरी बचपन की दोस्त है, गीत। अच्छा, तो उसका नाम गीत है। हाँ सर, पर आप कुछ बताने वाले थे। वही तो बता रहा हूँ बेटा। दरअसल वो लड़की शेखर को बहुत अच्छी लगी। पहली बार हुआ है जब कोई लड़की शेखर को इतनी अच्छी लगी हो। इतनी अच्छी लड़की भला शेखर से क्यों शादी करेगी? शेखर तो बस 6 महीने। इतना बोलकर ध्यानचंद जी थोड़ा चुप हो गए और राहुल की ओर देखा। राहुल गीत का नाम सुनकर शौक रह गया था। राहुल को चुप देखकर ध्यानचंद जी ने कहा, काश कि मेरे बेटे की आखिरी ख्वाहिश मैं पूरी कर पाता। काश कोई करिश्मा हो जाए, मैं उसे गाड़ी बंगला सब दे दूं जो मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी पूरी करने में हेल्प करेगा। फिर राहुल की ओर देखकर बोले, बेटा तुम्हें घर जाने में देर हो जाएगी। पर राहुल ने जैसे ध्यानचंद जी की बात सुनी ही नहीं, इसलिए उन्होंने फिर से आवाज़ दी, राहुल। तब उसे होश आया और वो हड़बड़ाकर उठने लगा। ध्यानचंद जी ने उसे हड़बड़ाते देखा तो उसे कंधों से पकड़कर बैठने को कहा और फिर पानी का गिलास आगे बढ़ाया। राहुल ने गिलास थाम लिया और धीरे धीरे पानी पीने लगा। ध्यानचंद जी ने कहा, लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ऐसा करो, कल सैटरडे है, तुम छुट्टी कर लो। फिर परसों संडे है ही। 2 दिन आराम करोगे तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो, मैं भी अब घर चलूँगा। जी सर। राहुल भारी कदमों से घर जाने के लिए निकल पड़ा। घर आकर राहुल सीधे अपने कमरे में चला गया और अपनी माँ को कहा कि मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ, अभी मुझे मत उठाना। रात में राहुल ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। उसके दिमाग में बहुत सारी सोचें आ जा रही थीं। मम्मी को बोलकर वो सोने तो आ गया था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। होती भी कैसे, आंखों में नींद की जगह ख्वाब जो तैर रहे थे, वो ख्वाब जो उसे गाड़ी और बंगले में पूरे होते दिखाई दे रहे थे। कभी आंखों के सामने गीत का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता और राहुल उसके पास जाने लगता, पर बीच में ही नई कार और बंगले को देखकर उसके पांव उधर बढ़ जाते। दूसरी सुबह शनिवार की सुबह थी और राहुल ने छुट्टी ले ली थी आराम करने के लिए, पर मृगतृष्णा के पीछे दौड़ते हुए आराम कहाँ संभव था। पूरा दिन सोचने में गुजरने के बाद राहुल ने एक फैसला कर लिया
और अब आईने के सामने तैयार हो रहा था। तैयार होकर एक बार कलाई घड़ी पर नज़र डाली तो देखा 4 बजे थे और मन में सोचा आज तो गीत से मिलना ही है। राहुल गीत के घर गया और सबसे पहले गीत के पापा से मिला। अभी उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था और आंटी उनके पास ही बैठी थी, साथ ही उन्हें सेब काट कर खाने को दे रही थी। उसे देखते ही आंटी ने पूछा, बड़े दिनों बाद नज़र आए बेटा। जी आंटी, अभी नई नई नौकरी है ना, इसलिए। गीत कहाँ है? बहुत दिन से उससे भी नहीं मिला। मैं उसके लिए चॉकलेट लाया था। अपने कमरे में है बेटा। रोज़ ही स्कूल से आकर फिर घर के भी काम देखती है। मैं भी उसकी कम ही मदद कर पाती हूँ। थक जाती है मेरी बच्ची। आज शनिवार के दिन स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई तो आज थोड़ा आराम करने भेजा है मैंने ज़बरदस्ती। तो फिर उसे आराम करने देते हैं, है ना आंटी? आप उसे ये चॉकलेट दे देना। राहुल ने सेलिब्रेशन पैक आंटी की ओर बढ़ाया। अरे नहीं नहीं बेटा, जाओ जाकर खुद दे दो। अब तो उठ गई होगी, 2 घंटे हो गए हैं सोए। इतनी देर वो कहाँ सोती है? तुम्हें अजीब लग रहा है उठाने में तो मैं आवाज़ दे देती हूँ, देखना अभी आ जाएगी। और आंटी ने आवाज़ लगाई। गीत, उठ गई क्या बेटा? हाँ माँ, बस कमरा ठीक कर रही थी। कुछ बोल रही थी क्या? नहीं, तू अपना कमरा ठीक कर ले। फिर राहुल से बोली, अब जा खुद दे दे उसे। जी आंटी, कहकर राहुल गीत के कमरे में चला गया। गीत अपने कमरे में चादर ठीक कर रही थी, इसलिए उसने राहुल को आते नहीं देखा। राहुल ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। राहुल, तुम बिना देखे तुम कैसे जान गई कि मैं हूँ? राहुल ने गीत की आंखों से अपने हाथ हटाते हुए कहा। मैं तो तुम्हारी आहट भी पहचानती हूँ, तब भी जब तुम दबे पाँव आते हो। फिर तुम्हारी छुअन कैसे नहीं पहचानूंगी? राहुल ने गीत के साथ मिलकर बेड पर चादर बिछाई, फिर दोनों साथ में बैठ गए। अचानक राहुल गीत के कदमों के पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर हौले से चूम लिया। गीत के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। गीत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, राहुल ने प्यार से गीत की आंखों में देखते हुए कहा। फिर राहुल ने गिफ्ट पैक पर सजाए गए प्लास्टिक के रोज़ को अपने हाथ में लिया और गीत की ओर बढ़ाया। बोला, आई लव यू गीत, डू यू लव मी? गीत ने मुस्कुराते हुए राहुल के हाथ से रोज़ ले लिया और शर्माते हुए बोली, यस। फिर राहुल गीत के पास बैठ गया और कहने लगा, पता है गीत, मैं बहुत पहले से तुम्हें पसंद करता हूँ। जब मैं 10वीं में पढ़ता था तब से। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर तुम मुझसे प्यार करते होते तो मुझे हमेशा परेशान नहीं करते, गीत ने थोड़ा नाराज़गी जताते हुए कहा। राहुल ने गीत को प्यार से देखते हुए कहा, तुम ना कुछ नहीं समझती। अच्छा, अभी ही देख लो, जब से मैंने अपने प्यार का इजहार किया है तुम मुझे देख भी नहीं रही, शर्मा रही हो मुझसे। बस इसीलिए तुम्हें कभी नहीं बताया और जानबूझकर तुम्हें परेशान करता था ताकि तुम मुझ पर गुस्सा करो। इसी बहाने तुम मुझसे बात जो करती थी। अच्छा सुनो ना, राहुल ने गीत का चेहरा अपने हाथ से ऊपर करके कहा। ऐसे तो मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करती हो, पर एक बार तुम्हारे होठों से सुनना चाहता हूँ। प्लीज़ एक बार बोलो ना, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। गीत ने अपनी नज़रें उठाईं तो राहुल की आंखों में उसे अपने लिए बहुत प्यार नजर आया। गीत ने कुछ कहना चाहा, फिर शर्माकर राहुल का हाथ छुड़ाकर जाने लगी। राहुल ने हौले से अपनी पकड़ मजबूत कर दी और गीत को जाने से रोका। राहुल ने गीत के हाथ को मजबूती से थाम लिया। गीत रुक गई। राहुल ने गीत को बेड पर बैठाया और खुद उसके पास बैठ गया। गीत की नज़रें झुकी हुई थीं। गीत, मुझ पर भरोसा है, राहुल ने अपनी नज़रें झुकाकर कहा था, जिसे गीत की पहले से झुकी नज़रों ने नहीं देखा। बस बोल दिया गीत ने, खुद से ज़्यादा भरोसा है मुझे तुम पर। तो मेरी बात पूरी सुनने के बाद ही कुछ कहना, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने खुद को तैयार किया है कि तुमसे अपनी बातें बोल सकूं। ठीक है वादा, पूरी बात सुनूंगी, चाहे मुझे कितना भी बुरा लगे। राहुल ने गीत का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था। उस पर गीत ने अपना दूसरा हाथ भी रख दिया था और अपनी निगाहें उठाईं, जैसे कि राहुल के हर काम में गीत साथ देगी। राहुल ने बगैर कोई भूमिका बांधे कहना शुरू किया, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सारी खुशियाँ दूँ, अपना घर, खुद की गाड़ी, तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमूँ, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँ मैं। पर तुम तो जानती ही हो,
हमारे घर भी किराए के हैं, ऐसे में भला तुम्हारे सपने मेरे सपने कैसे पूरे होंगे। पर अगर तुम चाहो तो बस 6 महीने में हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। गीत को लगता है राहुल 6 महीने शादी के लिए रुकने की बात कह रहा है, इसलिए बोली, बस 6 महीने ना, अभी तो पापा के पैर में भी प्लास्टर है, तब तक वो भी पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। तैयार हूँ। राहुल ने गीत की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कहा, उस दिन मेरे घर पर जब तुम शेखर से मिली थी ना, उसके दिल में छेद है और 6 महीने बाद उसका ऑपरेशन होने वाला है। डॉक्टरों ने कहा है कि बस 10% चांसेस है बचने के और वो तुमसे शादी करना चाहता है मरने से पहले। राहुल ने जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी की और अपना सिर झुका लिया। गीत ने सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे कि कुछ गलत सुन लिया हो। उसने अपना हाथ छुड़ाया और राहुल की ओर देखा। राहुल की नज़रें तो झुकी हुई थीं। गीत ने उसे कंधों से पकड़कर झकझोर दिया और बोली, होश में तो हो, क्या कह रहे हो तुम? कुछ पता भी है या यूं ही बोल दिया तुमने? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, और अभी अभी तुमने मुझे प्रपोज किया, तो सब क्या था? खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए थे? मुझे ये बताने कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर ये बताने कि शेखर मुझसे प्यार करता है? मेरा यकीन मानो गीत, मैं कब से तुम्हें चाहता हूँ, पर क्या शेखर तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त बन गया है कि तुम उसके लिए मुझे छोड़ रहे हो? नहीं राहुल, तुम मुझे अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाना चाहते हो। एक बार सोच कर देखो गीत, तुम्हारे पापा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और कुछ ट्यूशन करके घर चलाते थे, पर अब कम से कम 3 महीने वो अपनी जॉब पर नहीं जा पाएंगे और ना ही ट्यूशन पढ़ाने। हो सकता है कि उनकी नौकरी चली जाए, फिर तुम्हारी जॉब से अगर तुम चाहो तो भी केवल घर चल जाएगा। हो सकता है कि तुम्हारे पापा के इलाज के लिए तुम्हारी एफडी तोड़वानी पड़े, फिर तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे पापा के पास कुछ भी नहीं होगा। वो तब कितने परेशान होंगे, जबकि अगर तुम चाहो तो सारी खुशियाँ हमारे कदमों में होंगी। मैंने तुम्हें सब बोल दिया, अब तुम सोचो। बेटियाँ तो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सह लेती हैं, तुम्हें तो बस 6 महीने एक अनचाहे इंसान को झेलना है। फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं है तो शेखर के पापा से मिलवा दूँगा तुम्हें मैं, उन्होंने ही ये सब कहा था मुझसे। ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। थोड़ी देर रुककर गीत ने कहा था। राहुल ने गीत की ओर देखा तो गीत का चेहरा पूरी तरह सपाट था। राहुल थोड़ी देर गीत के कुछ और बोलने की राह देखता रहा, पर गीत ने तो जैसे चुप्पी साध ली थी। इसीलिए राहुल उठ गया और बोला, कल आऊँगा मैं। गीत ने अपना सिर हिला दिया। दूसरे दिन गीत राहुल के साथ शेखर के घर गई। अभी वो दोनों दरवाजे पर ही पहुँचे थे कि एक कार तेज़ी से चलती हुई आई और एक बुजुर्ग को टक्कर मारकर आगे बढ़ गई। शेखर का घर तो आ ही गया था, इसलिए गीत ने राहुल से कहा, तुम इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, मैं चली जाऊंगी शेखर से मिलने। बुजुर्ग की हालत वाकई गंभीर लग रही थी, इसलिए राहुल ने गीत की बात मान ली और उन्हें लेकर चला गया। गीत बोझिल कदमों से शेखर के घर के अंदर जा रही थी कि घर से एक आदमी बाहर निकल रहा था। गीत ने उसे रोककर पूछा, सुनो, अंदर ध्यानचंद जी हैं? जी हैं तो, पर इस वक्त बहुत परेशान हैं। पता नहीं इस समय आपसे मिलेंगे या नहीं। क्यों, कुछ हुआ है क्या? जी, उनके बेटे ने दरवाज़ा बंद कर लिया है। उनके मम्मी पापा दरवाज़ा खोलने को कह रहे हैं, पर वो जवाब नहीं दे रहे, इसलिए हम चाबी बनवाने वाले को बुलाने जा रहे हैं। गीत ने सुना तो जल्दी से अंदर गई। ध्यानचंद जी ने उसे आते हुए देखा तो उसके पास आ गए। अभी गीत कुछ पूछना चाहती थी कि ध्यानचंद जी ने खुद ही कहा, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, शायद तुम्हारी आवाज़ सुनकर शेखर दरवाज़ा खोल दे। पर हुआ क्या है? मैं और शेखर की माँ बातें कर रहे थे कि तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाएंगे। बस यही बात सुनकर शेखर हम दोनों से नाराज़ हो गया। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो। जब हमने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। 1 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए हमें डर लग रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। गीत ने शेखर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और बोली, शेखर, मैं गीत, बस तुमसे मिलने आई हूँ। एक बार दरवाज़ा खोलो प्लीज़, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। गीत ने इतना बोला
और फिर से दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया कि दरवाज़ा खोले जाने की आवाज़ आई। शेखर कमरे से बाहर आया तो उसके पापा मम्मी उसके करीब आ गए, पर शेखर ने उन्हें इग्नोर करके गीत से, तुम्हें मेरे पापा ने बुलाया है ना? नहीं, मैं खुद आई थी तुमसे मिलने। पर क्यों? खड़े होकर बात करनी है, बैठने के लिए नहीं कहोगे? ओह सॉरी गीत, आओ ना बैठो। गीत ने शेखर को भी बैठने के लिए कहा। हाँ बोलो ना अब, शेखर ने कहा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई नो, तुम्हें अजीब लगेगा पर ये सच है। दरअसल अंकल ने राहुल को बताया था कि तुम मुझे पसंद करते हो और राहुल ने मुझे, इसीलिए मैंने तुमसे मिलने का फ़ैसला किया। तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझे जानती ही कितना हो। मैं झूठ बोल रही हूँ, ठीक है। तुम बताओ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? शेखर ने नज़रें झुका लीं। करते हो ना? लेकिन तुम भी तो मुझसे उतनी ही बार मिले हो जितनी कि मैं। तुम नहीं जानती गीत, मैं बस 6 महीने। मैं सब जानती हूँ। 6 महीने बाद तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है, फिर भी तुम। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब चलो कुछ खा लो, तुम्हें दवाइयाँ भी खानी होंगी। गीत की बात मानकर शेखर ने नाश्ता करने के बाद दवाई खा ली। राहुल ने गीत के मोबाइल पर मैसेज किया, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद राहुल आ गया तो गीत ने सबसे विदा ली और चली गई। पूरे रास्ते राहुल गीत के बोलने का इंतज़ार करता रहा, पर गीत ने कुछ नहीं बोला। अब घर आने वाला था। आखिर राहुल से रहा नहीं गया तो कहा, क्या बात हुई शेखर के पापा से? कुछ बताया नहीं तुमने? क्या घर चलकर बात करनी है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। शेखर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। तो अब अंकल ने कल बुलाया है, लेकिन कल तो मुझे ऑफिस जाना है। तुम फिक्र मत करो, मैं खुद चली जाऊंगी। पर किस वक्त बुलाया है अंकल ने? राहुल ने कुछ देर रुक कर कहा, मुझे लगा तुम पूछोगे कि शेखर ने खुद को कमरे में बंद क्यों किया था। तुम थोड़ी चिंता तो होनी चाहिए अपने दोस्त की। गीत की बात सुनकर राहुल हचकचा गया। वो मैं पूछने ही वाला था, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगा। खैर छोड़ो, अब घर आने वाला है तो ये सब बातें बंद करते हैं। गीत के मना करने के बाद राहुल की कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। घर भी आ गया था। गीत चुपचाप अपने घर के अंदर चली गई। राहुल कुछ देर खड़ा रहा, फिर अपने घर चला गया। अपने कमरे की छत को घूरता हुआ राहुल सोचों में गुम था कि कहीं गीत की शादी शेखर से करवाना गलती तो नहीं है। फिर सोचता, मुझसे ज़्यादा फ़ायदा तो गीत का होगा। एक तो उसके परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शेखर की पत्नी बनकर देश विदेश भी घूमेगी। उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ तो मुझे होगी। अपने प्यार को किसी दूसरे के साथ बांटने के बाद उसे अपनाना छोटी बात नहीं है। राहुल अभी बिल्कुल स्वार्थी होकर सोच रहा था। उसे खुद की कुर्बानी दिखाई दे रही थी, पर गीत पर क्या बीतेगी नहीं सोच रहा था। अपने घर में गीत भी सोच रही थी। बिस्तर पर लेटी तो थी, पर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पहले तो उसने शेखर से शादी करने के लिए नहीं सोचा था, पर अब उसका मन उसे समझा रहा था कि अगर किसी को उसकी वजह से जीने की वजह मिल जाए तो क्या गलत है। वह ऑफिस जाने से पहले राहुल गीत से मिलने गया। उस समय गीत किचन में थी। राहुल ने देखा गीत अकेली है तो कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शेखर के घर छोड़ दूंगा। छोड़ तो तुम पहले ही चुके हो। तुमने कुछ कहा? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी अभी मुझे स्कूल जाना है। ठीक है तो मैं चलता हूँ, तुम्हारी मर्जी। राहुल ने सोचा अभी कुछ भी बोलना बेकार है, इसलिए चुपचाप चला गया। गीत ने स्कूल में हाफ लीव ले लिया और शेखर के घर चली गई। उसने ध्यानचंद जी से फ़ोन पर बात कर ली थी। इस वक्त घर में शेखर नहीं था, इसलिए ध्यानचंद जी ने ये समय चुना था बात करने के लिए। गीत शेखर के मम्मी पापा के सामने बैठी थी। वो यहाँ आ तो गई थी, पर अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। ध्यानचंद जी ने ही चुप्पी तोड़ी और बोले, देखो बेटा, तुम्हें सब पता है, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि शेखर के बचने के बहुत कम चांसेस हैं। अपनी तरफ से मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा किसी चीज़ के लिए। मेरे बेटे के बाद तुम स्वतंत्र होगी किसी और के साथ अपना जीवन शुरू करने के लिए। बस अब तुम जो चाहो फैसला ले सकती हो। अंकल, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहले कि शादी कोर्ट में होगी। और क्या बेटा? और मेरे पापा मम्मी को शेखर की बीमारी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए।
ध्यानचंद जी ने सोचा था कि गीत शायद पैसों के लिए शादी करना चाहती है, पर उसकी बात सुनकर उन्हें अपने बेटे की पसंद पर गर्व हो रहा था। उनकी आंखें छलक आईं, जिसे उन्होंने गीत और शेखर की माँ की नज़र से बचाकर पोंछ लिया। शेखर की माँ ने तो गीत को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद गीत जाने लगी तो शेखर की माँ ने अपने गले की चैन गीत को पहना दी। गीत ने बहुत मना किया, पर वो बोली कि मेरे लिए तो तू आज और अभी से ही मेरी बहू है और अपनी बहू का मुंह दिखाई देने का हक है मुझे। उनका प्यार देखकर गीत उन्हें मना नहीं कर पाई। शाम में ऑफिस से आते ही राहुल गीत के घर आ गया तो वहाँ ध्यानचंद जी अपनी पत्नी के साथ आए हुए थे। राहुल को देखकर गीत की मम्मी ने उसे वहीं बुला लिया। थोड़ी देर बाद गीत सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। खुशी के माहौल में बातचीत हुई। थोड़ी देर रुककर शेखर की मम्मी पापा चले गए। गीत की मम्मी बहुत खुश थीं कि बेटी के लिए घर बैठे इतने बड़े घर से रिश्ता आ गया और ये सब राहुल की वजह से संभव हुआ है। अगर वो उस दिन शेखर को अपने घर नहीं लाया होता तो शेखर गीत को कैसे पसंद करता। मोहल्ले के लोग भी गीत की किस्मत से रश्क कर रहे थे। 15 दिन बाद आज शेखर और गीत की कोर्ट में शादी होने वाली थी। हालांकि गीत के पापा चाहते थे कि शादी अगर 3-4 महीने बाद होती तो बेटी की शादी धूमधाम से करते, पर ध्यानचंद जी ने बताया कि शेखर 1 महीने बाद अमेरिका चला जाएगा, क्योंकि वहाँ का बिजनेस भी देखना है। इसीलिए शादी कोर्ट में कर लेते हैं और रिसेप्शन की पार्टी में सबको बुला लेंगे। शादी के समय गीत की मम्मी और राहुल आए थे, गीत की ओर से, और शेखर की मम्मी पापा और 2 दोस्त बस। शादी के बाद गीत और शेखर गीत के घर जाकर गीत के पापा से मिलने गए। थोड़ी देर बाद गीत अपने घर से विदा हो गई। शेखर की माँ ने दोनों की आरती उतारी और गीत ने अपने दाएं पैर से चावल का कलश गिराकर शेखर के साथ गृह प्रवेश किया। उसी रात शेखर और गीत के कमरे को फूलों से सजाया गया था और गीत दुल्हन के लिबास में घूंघट लिए पलंग पर बैठी थी। शेखर ने गीत का घूंघट उठाया और प्यार से उसे देखा, पर जाने क्यों उसे गीत की आंखों में खुद के लिए प्यार नज़र नहीं आया। शेखर ने गीत को कहा कि अगर तुम चाहो तो ये सब भारी कपड़े बदल लो। जी, आप मुझसे नाराज़ हैं? मैंने कुछ गलती कर दी क्या? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि इतने भारी कपड़े गहने पहनकर परेशान हो गई होगी, इसलिए। शेखर की बात सुनकर गीत मुस्कुरा दी और नाइट गाउन लेकर बाथरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो शेखर के साथ बैठी थी उसके करीब। दोनों पहले तो घर परिवार की बातें करते रहे, फिर शेखर को नींद आने लगी तो वो लेटकर बातें करने लगा और गीत उसके बाल सहलाने लगी। फिर गीत को भी जाने कब नींद ने आ घेरा और वो शेखर के पास ही सो गई। सुबह गीत की नींद खुली तो उसने शेखर को अपने करीब सोते हुए देखा। शेखर सोया हुआ बहुत प्यारा लग रहा था। उसे ये सोचकर और भी प्यार आ रहा था कि शेखर ने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। एक रात में ही शेखर अपना अपना सा महसूस हुआ गीत को। गीत ने शेखर के बालों में प्यार से हाथ फेरा और तैयार होने चली गई। गीत की माँ के मना करने के बाद भी गीत ने खुद से नाश्ता बनाया और चाय लेकर शेखर के पास आ गई, उसे नींद से जगाने। गीत ने शेखर को उठाने के लिए हाथ लगाया तो वो बोल पड़ा, बस थोड़ी देर और सोने दीजिए पापा, वरना गीत चली जाएगी। शेखर की बात सुनकर गीत को हंसी आ गई। पापा नहीं, मैं हूँ आपकी गीत। गीत की आवाज़ सुनकर शेखर ने अपनी आंखें खोल दी। गीत को हंसते हुए देखकर बहुत खुश हुआ। ध्यानचंद जी और शेखर की मम्मी आज बहुत खुश थे। उनके घर में आज की सुबह यादगार बन गई थी। अब उन्हें शेखर की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अब गीत जो आ गई थी शेखर का ख्याल रखने के लिए। थोड़ी देर बाद सब साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अगले दिन सुबह सब लोग नाश्ता करने बैठे थे कि राहुल आ गया। ध्यानचंद जी ने उसे भी साथ में नाश्ता करने के लिए कहा। गीत शेखर के बगल वाली कुर्सी पर बैठी थी और शेखर को कभी पानी तो कभी रोटी सर्व कर रही थी। गीत ने सादा नाश्ता बनाया था, क्योंकि शेखर के लिए सादा भोजन जरूरी था। नाश्ते के बाद गीत ने खुद से शेखर को दवाई दी। राहुल को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे देखना पड़ रहा था।
आज वो सोचकर आया था कि ध्यानचंद जी से बंगले और गाड़ी की बात करनी है, क्योंकि 2 दिन से वो ऑफिस नहीं आए थे। नाश्ते के बाद राहुल ने ध्यानचंद जी से कहा, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ध्यानचंद जी समझ गए कि राहुल क्या बात करना चाहता है, इसलिए उसे अपने कमरे में लेकर चले गए। ध्यानचंद जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर राहुल से पूछा, क्या कहना चाहते हो? वो सर आपने कहा था बंगले के बारे में। दरअसल हमारा घर किराए का है और इधर मकान मालिक पैसे भी ज़्यादा मांग रहा है। ध्यानचंद जी सब समझ रहे थे कि राहुल जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है, पर उन्हें अपना वादा भी अच्छी तरह याद था। इसलिए उन्होंने कहा, 15 दिन बाद फ्लैट और नई कार की चाबी तुम्हारे हाथ में होगी। अब तुम जा सकते हो। राहुल ने उठकर दरवाज़ा खोला और चला गया। कुछ दिन बाद मकान मालिक गीत के घर आया तो गीत की माँ ने बिठाया और उसके सामने हाथ जोड़ दिए कि अभी कुछ दिन रुक जाइए तो सारे पैसे दे दूंगी। बहन जी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। अभी अगर मेरा नहीं है, मैंने इसे बेच दिया है। मैं तो बस यही बताने आया था। अब मैं चलता हूँ। उसी दिन शाम में ध्यानचंद जी ने गीत के घर के कागज़ गीत को दे दिए कि इसे संभाल कर रख लो, और साथ ही 2 टिकटें भी दी जो गीत और शेखर के शिमला जाने के लिए थे। शिमला जाने से पहले गीत शेखर के साथ अपने मायके आई थी। शेखर गीत के मम्मी पापा के साथ बैठकर बातें कर रहा था और गीत किचन में थी कि उसी समय राहुल आया और सीधे गीत के पास किचन में चला गया। उसे अपने सामने देखकर गीत को अच्छा नहीं लगा, इसलिए बोली, तुम्हें शेखर के पास बैठना चाहिए था। ठीक है, चला जाऊंगा, पर मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम शिमला जा रही हो, तो तुम्हें इससे क्या? पर तुम कोई बहाना भी तो बना सकती थी। मत भूलो, 6 महीने बाद तुम्हें मेरे पास ही आना है। गीत ने राहुल की ओर हिकारत भरी नज़रों से देखा और बोली, तुम्हारे एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। दूसरे दिन शेखर गीत को लेकर ऑफिस आया था और थोड़ी देर रुककर दोनों चले गए, पर बाहर आने के बाद शेखर को याद आया, ओह शिट, कार की चाबी तो पापा के केबिन में छूट गई। मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। इतना बोलकर गीत जल्दी से अंदर चली गई और पापा के केबिन में जाने लगी। अभी थोड़ा सा ही दरवाज़ा खोला था कि अंदर राहुल दिखाई दिया, जिसे ध्यानचंद जी बंगले और कार की चाबी देकर कह रहे थे, लो मैंने अपना वादा पूरा किया। खुशी खुशी बाहर निकल रहा था, इसलिए गीत साइड हो गई। अपनी खुशी में राहुल ने गीत को देखा भी नहीं और आगे बढ़ गया। गीत के मन में राहुल के लिए जो थोड़ी सी जगह थी, आज वो भी नहीं रही। गीत भी दरवाज़ा खोलकर अंदर गई और कार की चाबी लेकर शेखर के पास आ गई। अगले दिन ही दोनों की शिमला के लिए फ़्लाइट थी। जब 10 दिन बाद दोनों शिमला से वापस आए तो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो चुके थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार झलक रहा था। कहते हैं ना, प्यार के पल जल्दी बीत जाते हैं। आज शेखर और गीत को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। कल शेखर और गीत के साथ शेखर के मम्मी पापा भी अमेरिका जाने वाले थे, इसलिए गीत शेखर के साथ अपने मम्मी पापा से मिलने आई थी। गीत की मम्मी और गीत दोनों की आंखों में आंसू थे और ये देखकर शेखर को ऐसा लग रहा था कि सब उसकी वजह से है। इसलिए जब दोनों अपने घर जाने के लिए कार में बैठे तो शेखर गीत से माफ़ी मांग रहा था। गीत, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज़ तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करना। तुम गीत ने अपना हाथ शेखर के होंठों पर रख दिया और बोली, मुझे पूरा विश्वास है हम दोनों साथ रहेंगे। उसके बाद दोनों मंदिर गए और फिर उसी रात उनकी फ़्लाइट अमेरिका के लिए निकल गई। 3 महीने बाद गीत के पापा ने अपने स्कूल की जॉब ज्वाइन कर लिया। उनकी नौकरी नहीं छूटी थी। आज पूरे 7 महीने बाद ध्यानचंद जी अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ अपने ऑफिस आए थे और सारे स्टाफ को बोनस देने वाले थे, और ये बोनस शेखर के ठीक होने की खुशी में था। गीत ने बड़े मान से राहुल को अपने हाथ से बोनस दिया। फिर उसी की वजह से तो शेखर जैसे अच्छे इंसान से गीत की शादी संभव हुई थी। राहुल की नज़रें गीत की नज़रों का सामना नहीं कर पा रही थीं और इसलिए झुकी हुई थीं। अगले दिन ही गीत अपने मायके आई थी तो राहुल उससे मिलने आया था। अब वो दूसरी सोसाइटी में रहने लगा था अपने परिवार के साथ।
उस समय गीत किचन में चाय बना रही थी और शेखर मम्मी पापा के साथ बैठा था। राहुल गीत के पास आया और कह रहा था, अच्छी बात है कि शेखर ठीक हो गया, पर अगर वो नहीं ठीक होता तो मैं तुम्हें अपना लेता। इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं, आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। बस एक बार बोल दिया, आगे कभी मत बोलना। शेखर और मेरे बीच विवाह का पवित्र बंधन है और वो मैंने 7 जन्मों के लिए बांध लिया है। भगवान ना करे उसके साथ कोई अनहोनी हो। अगर हो गई होती फिर भी मैं उसकी यादों के सहारे जी लेती। आज इस तरह तुम मेरे पास आ गए हो, दोबारा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और ये कहकर गीत चाय और नाश्ता लेकर सबके पास आ गई और राहुल घर से निकल गया। राहुल आया था क्या? शेखर ने गीत से पूछा। हाँ आया तो था, पर उसके किसी दोस्त का फ़ोन आया तो वो चला गया। कहानी तो ख़त्म हो गई है, पर गीत और शेखर की ज़िंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी।